So, hi everyone, welcome to my channel Abhishek Bansal. So guys, we have today CA Paras Mahendru all the way from Saranpur and working with a big four PwC. He is a chartered accountant. So July 21 attempt में भाई हमारे CA बन गए हैं and the reason being हम आज ये session ले रहे हैं because he have scored phenomenal marks in eco law, that's paper number 6D, 80 marks. और बेटा ये दो अटेम्प्ट मिला के नहीं, एक सिंगल सिटिंग में वन सिंगल अटेम्प्ट, वन सिंगल स्टूडेंट्स 808 marks. The benefit of getting very good marks in any one subject among 8 is तो ग्रुप क्लियर, दूसरा सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है हमें. तो आज हम पारस से बात करेंगे क्या स्ट्रैटेजी रहा है उनका, कैसा क्या करा था, लोगों को क्या सोचना चाहिए, एग्जाम प्रेशर, पीयर प्रेशर, रिलेटिव्स की बातें, मम्मी पापा की बातें, ऑफिस वालों की बातें, बॉस की बातें, सारी बातें पारस बताए. बिकॉज बिग फोर में काम किया तो बेटा प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा. सबसे पहला क्वेश्चन पारस, एक तो पहले वेलकम टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर योर टाइम. बिकॉज आप सीए बन गए, बड़े आदमी हो गए. सीए साहब कैसा फील हो रहा है? सर मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन रिजल्ट आया है ना, ये मतलब रियलिटी है. मैंने कम से कम 6 या 7 बार चेक किया है. मतलब लॉग आउट किया, रोल नंबर दोबारा पंच किया और दोबारा चेक किया. मतलब एक होता है ना कि वो लगा कि सच्ची में हो रहा है ना, रियलिटी है ना ये. मतलब कि एक ऐसी चीज जिसको तुम 5-6 साल से लगे हुए हो कि हाँ एक दिन आएगा सीए बनेंगे, एक दिन आएगा सीए बनेंगे, वो चीज हो गई. और वो सेकंड्स में हो जाती है, क्योंकि रिजल्ट जब आता है तो कभी लगता है कि हाँ अभी तो टाइम लग सकता है या अभी रिजल्ट हो सकता है फ्लैश नहीं होगा. बट वो सेकंड्स में जब सामने लिखा आता है ना पास और पास, उस टाइम अपने आप ही आदमी इमोशनल हो जाता है. Agreed. वो जो फीलिंग है ना वो सर, मतलब मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ. आप पता नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बट वो चीज अलग ही थी. मैं भी सीए हूं, समझो मैं ही ना यार. इवन वी हैव हाँ पास्ड दैट पार्ट. मतलब हो गया, खत्म. What was the reaction of your family? मतलब जब आप सीए बने, मतलब मम्मी पापा, घर पे कोई तो होगा जिसने देखा होगा साथ में या बाद में. हाँ, पिछली बार क्या हुआ था, मतलब मैंने नवंबर में एग्जाम दिए थे, दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट. उसमें क्या हुआ कि मैंने रिजल्ट खुद देखा था. तो इस बार क्या हुआ, मेरे मन में एक थॉट प्रोसेस आया, मैं खुद नहीं देखूंगा इस बार. ठीक है, तो मैंने अपनी बहन को पकड़ाया लैपटॉप, उसको कहा कि आप क्लिक करो. ठीक है, तो उन्होंने क्लिक करा. ठीक है, और मैंने मार्क्स भी नहीं देखे, मैंने सिर्फ पास और पास देखा. और बस मैं उछल पड़ा. सामने मम्मी थी, मम्मी भी रोने लग गई. और सब एकदम से मतलब सारे, मतलब मेरा भाई आ गया, मुझे हग करने लग गया. जबकि होता है ना भाइयों में ये थोड़ा वो होता है कि हाँ नॉर्मली हग नहीं करते एक दूसरे को. बट ये मूवमेंट ही ऐसा था कि अपने आप नेचुरली वो हग हुआ मम्मी का. फिर पापा को कॉल करी तो सब मतलब एकदम से खुशी का माहौल हो गया एकदम से घर पे. बाकी फिर कॉल आने शुरू हो गए दोस्तों के, वो सब तो खैर चलता ही रहा पूरे दिन. करेक्ट. अमेजिंग. मतलब यहाँ तक पहुंचना एंड वो जो जर्नी है, मतलब यू विल डेफिनेटली मिस इट. एंड जो वो मोमेंट होता है ना, मतलब जिंदगी भर वो नहीं भूलते जब वो रिजल्ट आता है. मैंने सी दैट पास, 4 सुनहरे अक्षर पास. ग्रेट. हाँ जी. So पारस, अभी जो बच्चे दिसंबर 21 देंगे and people will be appearing May 22 and onwards, उनके लिए what would be your tips for specifically paper number 60, because you've got a very amazing marks. Trust me, मतलब बहुत फाड़ू मार्क्स है 80 मार्क्स यार, बहुत फाड़ू है. क्या स्ट्रैटेजी था आपका जब आप पढ़ रहे थे? सी अबाउट पेपर नंबर 6D इज कि वो जो सब्जेक्ट है ना, आपको याद नहीं करना, कुछ बेनिफिट है. आपको कुछ याद नहीं करना, आपको सेक्शन नंबर भी रटने की जरूरत नहीं है. बट हाँ वो आपको पढ़ते पढ़ते ही ना एक आ जाता है कि हाँ यहाँ कहीं पर वो सेक्शन था और इस प्रोविजन का या इस इशू का डिस्कशन वहां पर है. सो अगर वो चीज लाने के लिए क्या करना होगा आपको, वो चीज लाने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी है. अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो आपको समझ के पढ़ना होगा, लॉ के पीछे का रीजन समझना होगा. देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इक्वल लॉ पढ़ रहे हो, मैं मानता हूँ कि उसको आपको समझना होगा लॉ बनाया क्यों है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आएगा, वहां पे भी वही रीजन आएगा कि जिसमें आपको लॉ को रिलेट करना है. देखो इक्वल लॉ हो चाहे अपना इकोनॉमिक लॉज हो चाहे नॉर्मल जो अपना कॉर्पोरेट लॉ, उसमें क्वेश्चन में क्या आता है, इशू आता है कि ये इशू कंपनी फेस कर रही है, व्हाट वुड यू रिकमेंड. तो अगर आप वो इशू से रिलेट नहीं कर पाओगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में नहीं बिठा पाओगे, ये नहीं है कि आप एक दिन पहले एग्जाम से पहले पूरी रीडिंग लगा ली कि ओपन बुक है और हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता.
2 3 4 मतलब जितनी रीडिंग लगा लो, और अपना क्लासेस के टाइम पे जो आप अपना अंडरस्टैंडिंग लोगे और जो लिंकिंग बिठाओगे एग्जांपल से करोगे, क्योंकि वो माइंड में कहीं ना कहीं वो हिट हो जाती है उस टाइम। करेक्ट। तो आपने ये कितने रिवीजन किए थे स्पेसिफिकली फॉर इकोलॉ? इकोलॉ? हाँ, तो मेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट 3 रीडिंग्स हो गई थी नवंबर में। हाँ, नवंबर में ही हो गया, तो मुझे जुलाई की जरूरत नहीं पड़ी, खैर एग्जाम्शन आ गई, तो वही मतलब कि 3 रीडिंग वाज इनफ मेरे हिसाब से। बाकी एक एग्जाम वाले दिन तो हो ही जाती है, तो 4 कह सकते हैं। 4 अपन कह सकते हैं, राइट। अच्छा, नोट्स, क्योंकि देखो ये बाकी 7 पेपर से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है पेपर नंबर 6। सो नोट्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे थी आपकी? नोट्स वगैरह का ऐसा था कि जैसे आपकी क्लासेस में भी होता था कि आप कई बार कुछ ऐसे पॉइंट्स या चार्ट्स वगैरह के फॉर्म में नोट कराते थे नोटबुक। तो वो मैंने, जबकि ओपन बुक में मैंने नहीं देखा कोई अपनी नोटबुक मेंटेन करता हो, जनरली नहीं करता। मैंने कर रखी थी स्पेसिफिकली उस पर्पस के लिए कि मुझे जब मैं दोबारा रीडिंग करने बैठूंगा तो मुझे अंडरस्टैंडिंग वो याद आ जाए चार्ट को देखकर। तो जो क्लास में आप चार्ट की फॉर्म में बताते थे, चाहे वो सरफेसी हो, कोई एक्ट हो या रेरा हो कि ये प्रमोटर है या वो है, पूरा चार्ट की फॉर्म में मैं ड्रॉ कर लेता था कई बार कि हाँ दोबारा जब मैं रीड करूं, क्योंकि जब 8 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है ना कोई, तो एक सब्जेक्ट तो दूसरे सब्जेक्ट के बीच में इतना गैप आ जाता है कि वो माइंड से जाने लगता है, भूलता है। और अगर तुम उसको फिर कनेक्ट नहीं कर पाए तो वो फिर वेस्ट चला जाएगा जो तुमने पढ़ा है। करेक्ट। तो उस चीज की अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए वो चार्ट्स काम आते हैं। चार्ट वो ठीक है, वो एग्जाम में तुम चार्ट नहीं बना के आने वाले, लेकिन हाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बहुत जरूरी है। सो चार्ट बनाना, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, और हाईलाइट करो, बुक में जितना लिख सकते हो लिखो, क्योंकि तुम बुक से देख के लिखना है तुम्हें वहां पे। अगर तुम कुछ भी लिखना मिस कर गए, बाद में पता चला वो हाँ यार ये लिख लेता, तो खाली कोरी नहीं लेके जानी है वहां पे, फिर ढूंढते रह जाओगे इतने सारे मैटर में रेलेवेंट क्या है। करेक्ट। अच्छा, कितनी, जैसे जनरली सबका सवाल होता है कि सर मैं बुक कितनी लेके जाऊं, आप कितनी बुक लेके गए थे? सर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ 3 बुक मैंने देखा, कहीं पूरा बैग भर भर के लाए हुए थे, साथ में बैग लाए थे उसमें 6-7 बुकें हैं कि भाई किसी ऑथर की, कोई किसी ऑथर की। मैं टोटल 3 बुक्स लेके गया था। एक आपकी जो इकोलॉ की बुक है कि जिससे मैंने मतलब फर्स्ट रीडिंग वहीं से ली, तो मेरे नोट्स वगैरह लिंकिंग सब वहीं पर थी, तो वो। सेकेंड चीज आईसीआई का स्टडी मटेरियल, क्योंकि वो मेन है, उसके बिना भी काम नहीं चल सकता। प्लस उस टाइम पर केस लॉ की बुक इंट्रोड्यूस हुई थी रिसेंटली, पतली सी एक बुक है, तो वो मैं लेके गया था। मेरे को था कि मैंने उसमें एक चीज काम करी थी, वो मैं आपको बताता हूँ अभी, वो ले गया था। बट हाँ वैसे केस लॉ का एक क्वेश्चन आया था, वो भी स्पेसिफिकली आईसीआई के मटेरियल में डायरेक्ट दिया हुआ था, तो ऐसी दिक्कत नहीं हुई। बट हाँ वो इसलिए एक क्वेश्चन था जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से रिलेटेड, तो वो डायरेक्ट मिल गया था, वो काम नहीं आई। बट हाँ मैंने उसमें एक ये काम किया था, क्योंकि उसमें केस लॉज हैं और वो बिल्कुल एंड में पता चली थी कि आने वाली है, तो मैं पढ़ तो पाया नहीं, देखो उसको, टू बी ना इतना टाइम था, क्योंकि इतना प्रेशर, डीटी आईडीटी ये वो नहीं पढ़, वैसी उसके केस लॉ नहीं पढ़ पाते हम, ये वो सब्जेक्ट है जो ओपन बुक है, इसको कोई क्यों पढ़ेगा। करेक्ट। तो मैंने क्या किया था, अगर आप देखोगे तो उस बुक में शुरू में सब जगह लिखा हुआ है क्वेश्चन ऑफ लॉ, हर केस लॉ के ऊपर लिखा हुआ है। जब मैं क्वेश्चन आएगा तो स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही आएगा। करेक्ट। तो मैंने क्या करा, एक पेज पे सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ लिख लिए उठा के सबके, ओके, और उसका वो आगे चिपका लिया, क्योंकि मैं पूरी बुक नहीं ढूंढ सकता। मैंने कहा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ आया मैं उससे रिलेट करूंगा, रेलेवेंट केस लॉ छे पाऊंगा। ओके, नाइस, स्मार्टनेस, फुल स्मार्टनेस। हाँ मैंने कहा केस लॉ में नहीं पढ़ सकता, भले ही पतली थी बट फिर भी पढ़ना इतना टाइम नहीं था उस टाइम पर। तो हाँ बाकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी, रीडिंग हो चुकी थी, उसकी एक भी रीडिंग नहीं हुई थी। तो ये मैंने स्ट्रैटेजी केस लॉ। सो केस लॉ को आपने समराइज, मतलब एक वो जो केस जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था वो पेपर में लेकर उसको आगे चिपका दिया। इंडेक्स कितना इंपॉर्टेंट है? इंडेक्स इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए जो कई बार रेलेवेंट नहीं होती, क्योंकि बना के रखो, देखो एक पेज अगर तुम अभी 1 घंटा 2 घंटे मेहनत कर लोगे, वो बाद में काम आ जाए, मानता हूं नहीं आएगी, कोई बात नहीं, वेस्ट तो नहीं जाएगा, लेकिन होना चाहिए। क्योंकि जो नॉर्मल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके लिए तुम इंडेक्स देखोगे भी नहीं, डायरेक्ट खोलोगे, हाँ यहाँ पे ये सेक्शन है,
और तुम्हें वो याद ही हो चुका होगा। मैं बता रहा हूँ कि 3 रीडिंग के बाद मैं नहीं मान सकता कि किसी को ये ना पता हो कौन सी चीज कहाँ लिखी है, अगर अच्छे से रीडिंग हुई है। अच्छे से पढ़ा है तो करेक्ट करेक्ट। वो मैं मान सकता हूँ कि लैंग्वेज ना सेम याद आए, बट हाँ इतना पता होगा यार कि वो चीज कहाँ लिखी है। सीए के स्टूडेंट से इतना तो याद हो ही सकता है। कि कौन से पेज पे कहाँ क्या लिखा हो तो ध्यान रहता ही है। बाकी इंडेक्स जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं लास्ट के, वहां से कोई एमसीक्यू आ गया, या पेनल्टी के सेक्शंस हैं, या आपके जो लास्ट में थोड़े से टॉपिक्स होते हैं ना जो थोड़े से अनइम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो काम आते हैं इंडेक्स में। फिर वहां पे तुम फटाफट इंडेक्स देख सकते हो, क्योंकि तुम आप पूरा चैप्टर नहीं फ्लिप कर सकते। करेक्ट। तो वहां पे इंडेक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं मानता हूँ इंडेक्स का इतना रेलेवेंस नहीं रह जाता, क्योंकि तुम्हें पहले ही पता होता है वो कहाँ लिखा। अग्रीड अग्रीड। अच्छा, इसमें रिटेंशन मतलब जैसे अपन बोलते हैं मेन लॉ ऑडिट में हमको याद करना होता है, तो बच्चों को बहुत बार जैसे हम लोग याद करें कि समझे कि खाली जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते वैसा पढ़े, तो मतलब याद करना है, समझना है कि खाली रीड करना है, क्या रहना चाहिए स्ट्रैटेजी? इसका बीच का अप्रोच है, मतलब पूरा याद भी नहीं करना है। लॉ में जैसे क्या लैंग्वेज याद होती है, अपने माइंड में पढ़ते पढ़ते ना लैंग्वेज याद हो जाती है। वो करेक्ट। लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है। और हमें इतनी तो आदत हो ही गई है, क्योंकि आईपीसी में भी लॉ दिया हमें। देखो प्रेजेंटेशन तो पता लग चुकी है आपको, करेक्ट। प्रोविजन, लिंकिंग विद द क्वेश्चन एंड देन कंक्लूजन, ये सबके दिमाग में सेट हो चुकी है प्रेजेंटेशन। तो तुम्हारे एकदम पास सही। 4 घंटे है, अगर तुम सेक्शन समझा हुआ है और तुम कनेक्ट कर पा रहे हो क्वेश्चन ये किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो तुम उसको प्रेजेंट भी अच्छे से कर पाओगे। और सेक्शन तुम्हें जो पूरा प्रोविजन है, तुम याद करके फायदा क्या है जब तुम्हारे पास बुक है। अग्रीड, तो बुक है मेरा सामने मानना देख है लो। तो याद क्यों करना। नॉर्मल उसको इस तरह से लो कि जैसे नॉर्मल लाइफ सिनेरियो में तुम्हारे पास कोई आया, तो तुम भी तो टैक्स के रेफरेंस को यूज करते ही हो ना, या फिर करेक्ट कोई करेक्ट। लॉ आया तो तुम भी तो एक बार सेक्शन को उसको चेक रिलेट करते करेगा। हो। नॉर्मल अगर भी होता है तो वो चेक करता है कि हाँ मैं एज पर दिस सेक्शन ये यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखा हुआ है एक्ट में, और ये इसका कंक्लूजन है। उसको उस तरह से लो। ओके, तो मतलब ना याद करना है ना रीड करना है, समझना बेसिक मतलब इट्स अ मिक्स अप्रोच। समझना है, अंडरस्टैंडिंग ले लोगे, वो अपने आप ही आपको रिलेट तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ मतलब कि वो अपने आप कुछ कुछ तो लाइन अपने आप को आपको याद आ जाएगी। एमसीक्यू में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो मेन क्वेश्चन है उसके लिए आपको बुक खोलनी पड़ेगी, उसमें तो देखो अच्छे से लिखना है। करेक्ट। अच्छा, 1.5 डेज जो था मतलब हाउ डिड यू प्लान, मतलब पेपर नंबर 6 है आफ्टर एससीएमपी, तो आपने क्या किया, कैसे किया, मतलब कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा? क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि सर 1.5 दिन में क्या करें, बताओ। तो 1.5 डेज में ये था कि ओपन बुक था तो काफी पहले पढ़ा था। हम्म। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बंदा या तो एफआर करना शुरू कर देता है, क्योंकि एग्जाम फर्स्ट एफआर है, या फिर ऑडिट रखना शुरू कर देता है, भाई ऑडिट 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 आने वाला है, तो वो कहीं पिछड़ जाता है ये सब्जेक्ट। करेक्ट। उसके बाद क्योंकि तुम एग्जाम पे वापस आए, इक्वल इक्वल लॉ देना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो यूज किया था वो ये था कि जिस दिन आया उस दिन मैंने क्या करा कि आपकी कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं चैप्टर्स की, वो सुन करेक्ट। ली एक बार, ठीक है। ताकि कनेक्ट हो गया कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था। अब तुम डायरेक्ट चैप्टर पढ़ने बैठोगे ना, तो तुम्हें फिर वो चीज समझ नहीं आएगी, और फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज होगा, यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा करेक्ट। कि ये कहाँ से लिंक हो रहा है। तो वो तुम एक बार समरी सुन लोगे ना, उसके बाद चैप्टर जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये कनेक्ट हो रहा है, अभी ये पढ़ा है, वो माइंड में रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो एक और अगर आपके पास मेरे ख्याल से 1.5 दिन इक्वल लॉ के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि आप लास्ट के जो फर्स्ट डे जिस दिन एग्जाम से वापस आते हो उस दिन आप अपनी ये ऑडियो सुन लो, अपने एक्ट की ऑडियो सुन लो। अगर सारी नहीं सुननी, कहीं किसी का हो सकता है सारी एक साथ सुन डाली फिर सारे चैप्टर खुद पढ़े, या फिर एक सुनी फिर एक चैप्टर, फिर एक सुनी एक चैप्टर, वो हर एक की टेक्निक हो सकती है आपकी। तो ऐसे करके अपना करना शुरू करो। मेरे ख्याल से पूरे दिन में रीडिंग तो आराम से लगा लोगे। और अगर क्योंकि उस टाइम पर अगर तुमने कुछ, कई लोग क्या करते हैं जो आपके केस लॉज हैं, चाहे मॉक टेस्ट के वो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हो सकता है वो सेम केस स्टडी ना आए बट उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो अगर कभी पहले सॉल्व करी है फॉर रेफरेंस, मैंने ज्यादा नहीं बट मैंने 2 पेपर सॉल्व करे थे। ओके। 2 पेपर सॉल्व करे थे, एक मैंने करा था, 2 पेपर, हाँ ज्यादा नहीं करे, 2 करे थे। वो भी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो, एक तो मैंने फुल फ्लेज पूरा पेपर दिया 3 घंटे में लिख के, ठीक है। मतलब 3.5 घंटे लगे थे पूरे, 4 भी नहीं लिए, 3 भी नहीं लिए, 3.5 घंटे में पूरा पेपर लिखा था अच्छे से। तो आपने लिख के प्रैक्टिस की थी पूरी? और एक टिकिंग टिकिंग करके कि हाँ इसमें ये रेलेवेंट प्रोविजन है, और फिर उसको रिलेट करके उस तरह से, मतलब 1.5 घंटे में एक, वो भी एक काइंड ऑफ पेपर सॉल्व मैंने वो किया था। तो मैंने इतने 2 पेपर इस तरह से सॉल्व किए थे।
और आप वो कोई भी ले सकते हो अगर आपको लगता है तो। वो तो देखो आपका लक है, इतने पेपर हैं, कितने कर लोगे। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कर लो, वेल एंड गुड, वो तो और अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक दो कर लो, ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए वहां पे। करेक्ट, सरप्राइजिंग मिलना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जैसे थियोरी है पूरा, जैसे लॉ है, ऑडिट है, अब आपको 80 मार्क्स है, हाउ इम्पोर्टेंट इज हैंड राइटिंग इन द पेपर? ये हैंड राइटिंग तो आपकी शुरू में अच्छी होती है, एंड तक आते होते वैसे भी आपके भी कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। जितनी मर्जी अच्छी हैंड राइटिंग करके चलो, पहला पेपर आप बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में छापोगे, उसके बाद लास्ट में आके आप ऐसे भगाओगे। डॉक्टर। क्योंकि ना में स्पीड का बहुत चक्कर होता है। हमें इतना कुछ होता है ना लिखने को कि हाँ ये भी लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा के कौन सा नंबर कट रहे हैं ये भी लिख देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ। तो वो स्पीड में फायदा, उसका नुकसान होता है। क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मल पेपर में जितना हमें याद आया उतना हमने लिखा, एक्स्ट्रा हमें याद ही नहीं आ रहा तो लिखेंगे कहाँ से। करेक्ट। यहाँ पे पता है इतना कुछ है, गंगा है पास लिखने को। पूरा गंगा। तो तुम इतना भी मत बहो क्वेश्चन को लिखते हुए कि वो हो लास्ट तक जाते हुए स्पीड खिंच जाए। तो हैंड राइटिंग का तो देखो ऐसा है कि हैंड राइटिंग आई थिंक डजंट मैटर। क्योंकि मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जिनकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। बाय गॉड ग्रेस मेरी अच्छी है, बट कई लोगों की इतनी अच्छी नहीं है। करेक्ट। तो उनके भी नंबर, ऐसा नहीं है कि हैंड राइटिंग से फर्क पड़ता है। प्रेजेंटेशन के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को आप? तो प्रेजेंटेशन के लिए मैंने जैसा अभी बताया ही था कि प्रोविजन पहले, सेक्शन, अगर सेक्शन है तो पूरा एक लिख दो कि सेक्शन ऑफ दिस सेक्शन एक्ट अपना 2000 अंडरलाइन करके, ताकि उसमें या फिर आगे लिख सकते हो कि प्रोविजन, उसके बाद कि सपोज उसको मतलब इन्वर्टेड कॉमास में वो प्रोविजन लिख दिया कि अ पर्सन इज डीम्ड टू बी व्हाटएवर इट इज। उसके बाद इन दिस क्वेश्चन की ये ऐसे ऐसे प्रोविजन है एंड ये हुआ है, मतलब बेसिकली इंटरलिंकिंग ऑफ द क्वेश्चन। और वन लाइनर कंक्लूजन, ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाइन मैक्स, इससे ज्यादा कंक्लूजन भी फिर वो एनालिसिस ही करने लग जाते हैं। कंक्लूजन में भी हम फिर ना वो कंक्लूजन पढ़ता है एग्जामिनर ना वो, तो कंक्लूजन 1 और 2 मैक्सिमम 3 लाइंस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो आई जस्ट रिपीट, so when you're presenting the answer as per पारस, पहले आप सेक्शन नंबर लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, एक्ट का नाम लिखेंगे, सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, then you write in the above case and then you write conclusion. And also underlining between the provision और the interlinking जहां पे important aspect है उस क्वेश्चन का, कि deemed to be है या not deemed to be non-resident, या जो भी person resident outside India है या वो जो भी है उसको relevant underline करना। एंड कंक्लूजन को मैक्स 3 लाइन में खत्म कर दिया। डोंट गिव ज्ञान, एनालिसिस नहीं करना है अपने को, वहां को कंक्लूड करना है कि अलाउड, नॉट अलाउड, वैलिड, इनवैलिड, लीगल, इलीगल, जो भी है। राइट, ठीक है। और कोई स्पेशल टिप पारो? बिकॉज़ सी ट्रस्ट मी, आई मीन आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गॉट 80 मार्क्स एंड जिससे आपको पूरा ग्रुप निकला, आप सीए बन गए हो एंड लाइफ लॉन्ग विल रिमेंबर। एंड जहां लोगों को 40-50 नहीं आते थ्योरी पेपर में, आपको 80 मार्क्स जब आया है, एनी स्पेशल टिप? क्योंकि डर, पीयर प्रेशर होता है, रिलेटिव्स का प्रेशर है ना, आपने आर्टिकलशिप भी बिग फोर से की है, तो हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग? डू यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर्स? ये आर्टिकलशिप में तो देखो प्रेशर है, ठीक है, बट जो मैटर करता है कि वो जो 4 मंथ्स या 5-4.5 मंथ जिसके जितनी भी लीव्स मिलती हैं उसमें आप कैसा करते हो। क्योंकि देखो उस टाइम पर आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, क्लासेस अटेंड करी नहीं करी, वो सब जो है वो उस 4 महीने में आप कन्वर्ट भी कर सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। ऐसा नहीं है, उसकी दूसरी साइड नहीं है। अगर आप उसको मतलब लाइटली लोगे कि हाँ मैं तो क्लासेस ली हुई हैं हो जाएगा आराम से, तो वो भी आपका रिजल्ट भी बिगड़ सकता है। और अगर तुम उसको अच्छे से कर लोगे तो मेरे ख्याल से 4 महीने बहुत होते हैं, 4 महीने, अगर उसे अच्छे से प्लान किया जाए। And relatives and family peer pressure, should it be considered when you're preparing for exams? हाँ, तो फैमिली का ऐसा है, तो मेरी फैमिली शुरू से बहुत सपोर्टिव रही है, क्योंकि उनको भी पता है, क्योंकि मेरी फैमिली है सारे बिजनेसमैन है, मोस्टली बिजनेसमैन है। पंजाबी फैमिली है, सबको दुकान चलानी है, ठीक है। एक मेरे पापा है सर्विस, तो उनको कि हाँ अपना अच्छा पढ़े और सर्विस करे, मतलब सर्विस एज इन अच्छी प्रोफेशनल लाइन में जाए। ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं जॉब ही करे, प्रैक्टिस के लिए भी ओपन है वो, बट हाँ कि एक प्रोफेशनल लाइन में जाए। तो उसी के लिए कि हाँ कि हाँ मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी देखो सब उनको भी पता है, और रिलेटिव्स का मुझे पता नहीं, देखो वो तो कुछ भी करो वो कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, वो तो ताना ही मारेंगे। तो लोगों का काम है लेकिन जो सपोर्ट दैट इज योर पेरेंट। करेक्ट। हाँ
सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। करेक्ट करेक्ट, एकदम सही सही बात है। कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है तो कहना। लोगों का काम है कहना। तो सबसे जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है वो है आपके पेरेंट्स। अगर उनका सपोर्ट है तो मेरे ख्याल से आप कुछ भी कर सकते हो। डेफिनेटली। तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि वो वैसे शुरू से ही सपोर्टिव थे। उनको मैंने अगर ये कहा कि मेरे को ये चीज प्राइवेसी चाहिए या मुझे अपने कमरे में रहने दो, तो उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा डिस्टर्ब करने के लिए। जहां उनको लगता था कि इसकी पढ़ाई इंटरफेयर हो सकती है, उन्होंने वो चीज अवॉइड करी। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, मतलब बड़ा अजीब सा लगेगा वैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा। उनको छोटा सा घर पे कुछ काम करवाना था कंस्ट्रक्शन का, अराउंड सितंबर अक्टूबर। बट उन्होंने जान के डिले करा ड्यू टू ये रीजन कि उसके एग्जाम में अफेक्ट होंगे, हल्की सी भी आवाज आ गई तो उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया। ये सपोर्ट नहीं दिखाया तो मैं अगर उनके लिए नहीं करूंगा तो फिर क्या फायदा। करेक्ट। सही में पारस, मतलब इट वाज अमेजिंग सेशन एंड यू आर एन इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स पैन इंडिया जो आपको देखेंगे एंड सब आपको पारस भैया कहेंगे, क्योंकि मार्क्स इतना अच्छा, अप्रोच आपकी इतनी अच्छी, सोच इतनी क्लियर, एंड you are very clear with your thought process that what you wanted to do in life, what you will do in life, and definitely you will achieve it. And from the entire team of Abhishek Bansal, and मतलब इतने सारे बच्चों की दुआ आपके साथ होगी। आप जहाँ कहीं भी हो बेटा, फिर तो पहचान लेना, रास्ते में कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे, ठीक है। एंड सर दुआ देते रहना। एंड गाइस, पारस ने जो आज सबको टिप्स दिए ना, आपकी क्लास हाँ बोलिए पारस, क्या कह रहा है बताइए। ये कह रहा था कि सर जो आपका पढ़ाने का वे है ना, वो एक ऐसा लगता है कि आपको बड़ा भाई पढ़ा रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फेल्ट दैट। थैंक यू थैंक ऐसा यू। लगता है बड़ा भाई पढ़ा रहा है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है सर टीचर वाली बात ही नहीं आती है कि हाँ एक बड़ा भाई पढ़ा रहा है। कहते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कोटा फैक्ट्री भैया जीतू भैया, जीतू भैया। उसी टाइप का आपका एटीट्यूड है कि हाँ भाई हो जाएगा, चिल कर। ये मतलब वो पढ़ाने में दिखता है, ऐसा लगता है कि सामने बैठ के बड़ा भाई पढ़ा रहा है, तो वो कनेक्ट होता है ना, तो पढ़ने में मजा आता है, क्लास बोरिंग नहीं लगती है। थैंक यू वेरी मच। एंड तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है आपको, अभी तक किसी टीचर में नहीं देखी जितनी भी क्लासेस की हैं, चाहे वाईपीसीसी जो भी है। थैंक यू सो मच पारस। एंड पारस सीए बन चुका है, एंड पारस के लिए बहुत सारी दुआ है। बच्चों, आप जब आप देखोगे इस वीडियो को, लर्न फ्रॉम थिंग्स के अप्रोच कैसे होनी चाहिए सीए बनते वक्त, अप्रोच कैसे होनी चाहिए फॉर वन पर्टिकुलर पेपर। पारस ने बहुत सही टिप्स बताई है कि हमको इतना प्रेशर नहीं लेना है, फोकस रहोगे 4 महीने में भी वो दोनों ग्रुप आराम से होते हैं। अच्छा, प्रेजेंटेशन मैटर करता है, हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती है। आपका इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 बुक लेके जाओगे तो पास हो जाओगे, वो कोई गारंटी नहीं है। 2-3 बुक होगी जो आपकी मेन बुक होगी, आईसीआई का मटेरियल हो गया, वो लेके जाओगे, पास हो जाओगे एंड अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। एंड गेटिंग वेरी गुड मार्क्स लाइक 60+ और 70+ इन पेपर, आपका ग्रुप निकलता है प्लस वो सेट ऑफ से मार्क्स पास हो जाओगे एंड देन सीए बन जाओगे। तो आप, पारस ने जो जो टिप्स दिए ना भाई, आप उसको नोट करके रखिए एंड इम्प्लीमेंट व्हेन यू आर सॉल्विंग पेपर नंबर 6D। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक कमेंट, एंड अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। या तो मैं या तो पारस, कोई ना कोई तो आपके सारे डाउट सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अब पारस भी भैया है, अभिषेक भी भैया है। Sure, sir. वन लास्ट मैसेज आप बच्चों को क्या कहेंगे जो दिसंबर या मई देना चाहेंगे अभी? एनीथिंग पारस फ्रॉम योर हार्ट। कि अगर आप अपने पढ़ाई को एज अ प्रेशर लोगे ना, तो लास्ट में आते आते वो प्रेशर आपके ऊपर इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप उससे कॉप अप नहीं कर पाओगे। सो करो, आराम से करो, प्लान करो चीजों को, चीजें अपने आप धीरे धीरे सॉर्ट आउट होनी चली जाएंगी। देखो फर्स्ट डिवीजन में जो आपने किया ना, वो सेकंड डिवीजन में उससे बेटर ही करोगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा दोबारा उठाओगे तो 0 से उठाओगे, एटलीस्ट 10 या 20 से उठाओगे। तो वो जब तीसरे चौथे रिवीजन तक आओगे तो वो 70-80 तक पहुंच जाएगा आपके माइंड में थोड़ा। मैं तो वो चीज मेरे ख्याल से ये है कि प्रेशर ना लो और अपना हाँ अप्रोच क्लियर रखो कि किस सब्जेक्ट में क्या टारगेट करना है। अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसको वो एरिया टारगेट करो कि हाँ आपके उसमें इतने मार्क्स सिक्योर हो जाए एटलीस्ट, कि आपका ग्रुप ना रहे। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को तो 8 में ही फोड़ना है। 8 में कोई नहीं फोड़ सकता। रैंकर्स की भी देखो 8 में नहीं आती एग्जामेशन, किसी ना किसी में वो 50, 55, 40 पे अटक जाते हैं। करेक्ट करेक्ट, बहुत सही पारस, बहुत तो सही। तुम सभी नाव को लेके डूबोगे। तो अप्रोच क्लियर रखो अपने सब्जेक्ट, अगर आपके जो स्ट्रॉन्ग हैं या आपके जो वो हैं वो क्लियर रखो, तो मेरे ख्याल से कोई नहीं रोक सकता आपको दोनों पे क्लियर करने के। क्या बात है, क्या बात है। So guys, that was the last message from Paras, and I hope you will implement that in your life. Do like the video and share with your friends so that maximum लोगों को benefit मिले। And हमेशा खुद को कहते रहो,
आपकी बार, आखिरी बार, आपकी बार दिसंबर में। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।